Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 36th पार्ट पर, और ये हम वही आर्सेनिक को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमारा प्रीवियस वीडियो आया था 35th पार्ट था। वहाँ पर हमने आर्सेनिक के बेसिक्स को डिस्कस किया था, साथ में उसकी जो एक्यूट पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम रहते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं आर्सेनिक के क्रोनिक पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका आर्सेनिक होता है वो एक तरह का इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटालिक पॉइजन होता है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जो आर्सेनिक की जो क्रोनिक पॉइजनिंग होती है उसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसको यहाँ पर बेसिकली चार स्टेजेस में क्लासीफाई किया जाता है। इसमें पहला आती है आपकी स्टेज 1। स्टेज 1 में आपका न्यूट्रिशनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रेजुअल इमासिएशन देखने को मिलता है जिसको हम वीकनेस कहते हैं। मतलब इस स्टेज में आपका वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, मतलब भूख भी नहीं लग रही होती है। नोजिया हो जाता है, और जो आपके वॉमिटिंग और जो डायरिया रहता है तो वो आपका टाइम पर होता रहता है। वॉमिटिंग कई बार होती रहती है और डायरिया वाली कंडीशन भी बन जाती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको स्टेज 1 पर देखने को मिलता है। इसके बाद में आपकी आ जाती है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में यहाँ पर देखने को मिलते हैं कैटरल चेंजेस। कैटरल चेंजेस का मतलब होता है जितने जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका एयरवेज रहते हैं, नोज़ का जो कनेक्शन रहता है, तो उसमें जितने भी ट्रैकिया वगैरह रहती है तो इसका जो पूरा पाथ होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने की वजह रहती है म्यूकस का कलेक्शन। यहाँ पर आपका जो एयरवेज रहते हैं, जो कैविटीज रहती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो उसमें म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है। और ये जो रहता है यूजुअली नोज़ के बैक साइड में देखने को मिलता है। और जो थ्रोट होता है और जो साइनसेस होते हैं, साइनसेस मतलब कि जो आपकी एयर फील्ड कैविटीज़ होती हैं बोन्स का, जहाँ पर जॉइंट होता है, बोन्स का जो फेस साइड होता है उनके बीच में जो कैविटीज़ रहती हैं उनको साइनस बोलते हैं। तो ये जो कैविटीज़ होती हैं और जो थ्रोट की कैविटीज़ रहती हैं, तो इन सारी जगह पर आपके म्यूकस का कलेक्शन देखने को मिलता है। और ये जो म्यूकस का कलेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं कैटरल चेंजेस, ठीक है। उसके अलावा कॉमन कोल्ड की कंडीशन आ जाती है। राइनोरिया देखने को मिलता है। राइनोरिया का मतलब होता है रनिंग नोज। तो ये आपका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइनोरिया क्या होता है। ये बेसिकली जो रनिंग नोज़ होता है तो उसी का ये नाम होता है राइनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है जो आपकी आइज़ होती हैं, आइज़ में जो आपकी बिल्कुल आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। तो जब कंजक्टिवा में जो इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो उसको जो डिजीज़ कॉज होती है तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो ये आपका कंजक्टिवाइटिस आर्सेनिक की क्रोनिक पॉइजनिंग में भी देखने को मिलता है, और ये आपको स्टेज 2 में देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत कफ भी रहता है, क्योंकि म्यूकस का कलेक्शन होगा तो वहाँ पर कफ तो होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैटरल चेंजेस क्या होता है और राइनोरिया क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें इसी के स्टेज 3 के बारे में। तो स्टेज 3 में आपके जो हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं और स्किन होती हैं, इसमें जो आर्सेनिक रहता है तो उसकी वजह से इसमें पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, अगर क्रोनिक पॉइजनिंग का क्या मतलब है, देखिए सीधा सा क्रोनिक पॉइजनिंग का क्या मतलब होता है, जब आपका जो भी पॉइज़न है उसको बहुत लंबे समय से थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है, तो इससे सीधा सा मतलब ये है कि जो पॉइज़न होगा वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो जब वो एक्यूमुलेट होगा तो उसी की वजह से पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। और जो आर्सेनिक रहता है वो जनरली आपका जो हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं और स्किन होती है, ये 3 आपकी जगह होती हैं जहाँ पर आर्सेनिक का डिपोजिशन होता रहता है जब क्रोनिक पॉइजनिंग का केस होता है। जब बहुत लंबे समय से थोड़ा थोड़ा करके आपको आर्सेनिक आपकी बॉडी में इंटेक कराया जा रहा है किसी भी मेथड से, चाहे वो आपने किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में मिलाकर किसी ने दिया हो या फिर जो फूड रहता है तो उसमें मिलाकर दिया हो, तो जनरली इन्हीं 2 चीज़ों में आपका मिक्स करके दिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है और क्रोनिक पॉइजनिंग का केस है तो वहाँ पर आपके जो हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं और जो स्किन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एविडेंस बन जाता है आर्सेनिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन ये चीज़ आपकी एक्यूट पॉइजनिंग में उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सा अच्छा एक ही बार में दे दिया जाता है तो उसकी वजह से आपके डैमेज कॉज होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं कि स्टेज 1 तक आपको ये सारे
आपको सिम्टम्स दिखेंगे। स्टेज 2 तक ये सारे, स्टेज 3 तक ये सारे, और स्टेज 4 बिल्कुल आपकी डिजेनरेटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्रॉनिक पॉइजनिंग के केस में ये तीनों जो आपके एविडेंसेस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्किन में पिगमेंटेशन होता है वो रेन ड्रॉप टाइप का होता है, मतलब यहाँ पर आपको पैचेस देखने को मिलते हैं, और ये जो पैचेस रहते हैं ये ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो पिगमेंटेशन होता है, जैसे कि आपने एडिसन्स डिजीज़ की कंडीशन में पैचेस होते हैं, सिमिलरली उसी तरह का यहाँ पर भी पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक होमवर्क देना चाहूँगी कि एडिसन्स डिजीज़ क्या होता है, इसको सर्च आउट करिएगा। ठीक है, और ये एडिसन्स डिजीज़ जो है एक साइंटिस्ट के नाम पर इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया है, तो वो साइंटिस्ट कौन थे इसको भी सर्च आउट ज़रूर से करिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद से करनी होगी ताकि आपकी खुद की भी गूगल करने की, चीज़ों को नया नया सीखने की हैबिट बने। ठीक है, तो ये चीज़ करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर से बताइएगा कि एडिसन्स डिजीज़ जो है ये क्या होती है और किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसको डिस्कवर किया था, एडिसन्स डिजीज़ का नाम किस वजह से एडिसन्स डिजीज़ पड़ा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका वेसिकुलर इरप्शन देखने को मिलता है। वेसिकुलर इरप्शन का क्या मतलब होता है, जो आपकी वेसिकल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी सेल्स के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें इरप्शंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो आपके पाम और सोल्स होते हैं वो हाइपोक्रेटिनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उसमें पाम और सोल में जो क्रिएटिन अवेलेबल होता है तो उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, उसकी कमी होने लगती है। साथ में जो आपके नेल्स और हेयर्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होने लगते हैं, बहुत हार्ड होने लगते हैं, और वो आपके टूट के गिरने लगते हैं, मतलब उनमें फॉल देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आपका है एल्ड्रिच मसलाइंस। एल्ड्रिच मसलाइंस जो होती हैं ये आपके नेल्स पर अवेलेबल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपका नेल है तो इसमें कई बार इसमें वाइट कलर के बीच बीच में पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, किसी भी जगह पर आपके नेल्स में देखने को मिलता है। तो वो जो वाइट कलर के बैंड्स अवेलेबल होते हैं, वाइट कलर के जो पैचेस अवेलेबल होते हैं, उसी लाइन को हम बोलते हैं एल्ड्रिच मसलाइंस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, इसको समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि ये क्या किस चीज़ का नाम है, एल्ड्रिच मसलाइंस। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी, और ये भी आपका आर्सेनिक की क्रॉनिक पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो लाइंस होती हैं ये बेसिकली शो करती हैं पीरियड ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ ड्यू टू इंटरफियरेंस विद नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रहता है उसमें किसी चीज़ का कोई इंटरफियरेंस हुआ है जिसकी वजह से आपका जो नेल्स हैं तो वहाँ पर ही आपकी वाइट कलर के बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी एक तरह से पीरियड को डिनोट करती है, कितना टाइम हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बेसिकली जो आपके नॉर्मली आपने कई बार अपने नेल्स में देखा होगा जो आपके पैचेस आ जाते हैं वाइट कलर के, उससे ये डिफरेंट होता है क्योंकि ये आपके बैंड्स के फॉर्मेट में बनते हैं, और जो आपके वैसे होते हैं तो वो आपका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं इसके स्टेज 4 की। यहाँ पर आपकी स्टेज 4 जो रहती है ये बेसिकली आपकी नर्वस डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होती है। यहाँ पर क्या होता है, टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन हैंड्स एंड फीट। जो आपके हैंड्स होते हैं, जो आपके फीट होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, बहुत थोड़ी सी आपके हैंड्स वगैरह में शेकिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपकी टिंगलिंग एंड नम्बनेस देखने को मिलती है। और जो आपकी मसल्स होती हैं उनमें टेंडरनेस देखने को मिलती है, और साथ में यहाँ पर पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो आर्सेनिकल न्यूराइटिस होता है वो आपका सिमिलर टू क्रॉनिक अल्कोहलिज्म होता है, मतलब कि जो आर्सेनिक की वजह से आपके नर्वस सिस्टम पर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत आपका डैमेज कॉज करता है। तो ये आपका सिमिलर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाली कंडीशन होती है ना, तो सिमिलर वही चीज़ आपकी इसमें भी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हेडेक, ड्राउसीनेस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ विजन एंड मेंटल एक्टिविटी। ये सारी चीज़ों में भी आपके थोड़ा बहुत सा डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, थोड़ा सा डैमेजेस देखने को मिलते हैं, चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा रीनल एंड हिपैटिक डैमेज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको पता होगा, अगर आप बायो बैकग्राउंड से होंगे, तो रीनल जो टर्म होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है, और जो हेपाटिक टर्म होता है वो आपके लीवर को डिनोट करता है, लीवर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी किडनी होती है और जो लीवर होता है उसमें यहाँ पर ये डैमेज कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बोन मैरो रहता है उसमें सप्रेशन देखने को मिलता है, मतलब बोन मैरो में कमी देखने को मिलती है, और साथ में
यहाँ पर एनीमिया वाली कंडीशन भी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हिमाटोलॉजिक। ठीक है, तो ये आपका हिमाटोलॉजिक है जहाँ पर बोन मैरो का सप्रेशन होता है विद एनीमिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिकली जितने भी साइन एंड सिम्टम होते हैं, चारों की चारों स्टेजेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसका अगर ट्रीटमेंट अगर आपको करना होता है तो बेसिकली इट कंसिस्ट्स इन रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर। मतलब फर्दर जो भी आर्सेनिक का एक्सपोजर हो रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा हो, चाहे वो आपके जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर आर्सेनिक का एक्सपोजर ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि कोई फूड में इंटेक करा रहा है, तो उन सारी जो भी एक्सपोजर, जो भी मेथड ऑफ एक्सपोजर है, तो उससे पहली बात तो सबसे पहले पेशेंट को हटाना चाहिए। उसके बाद में ये आपका रहता है डाइमर कैप्रोल, जिसको हम शॉर्ट में BAL कहते हैं। इसको यूज़ करा जाता है जितने भी प्रोग्नोसिस रहती है, मतलब जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी डिसीज़ के सिम्टम्स रहते हैं, तो उसको कम करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करा जाता है। ये एक तरह का ड्रग होता है डाइमर कैप्रोल। ठीक है, इसको शॉर्ट में BAL कहते हैं। और साथ में जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है और जो इंट्रावेनस सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ किया जाता है। मतलब जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसको इंजेक्ट कराना चाहिए। साथ में जो आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है उसको भी आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। साथ में जो अदर ट्रीटमेंट होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ डोज पर कई बार डिपेंड करती है और जो भी इंडिविजुअल है तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है तो उस पर भी डिपेंड करती है। तो इसी वजह से ये चीज़ जनरली आपकी मतलब इतना करने के बाद में जो बाकी के ट्रीटमेंट्स अगर कुछ और तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो वो आपका डिपेंड करेगा कि किस तरह के सिम्टम्स हैं। ठीक है, और कंप्लीट जो रिकवरी होती है वो इसकी लगभग 6 मंथ्स टू 1 ईयर में हो जाती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो डेथ भी कॉज हो सकती है। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका रिकवरी पूरी तरह से हो ही जाएगी, लेकिन अगर टाइम रहते बचा लिया गया तो उस कंडीशन में ये आपका 6 मंथ्स टू 1 ईयर में रिकवरी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो क्रोनिक पॉइजनिंग में आपका रिटार्डेशन ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ एविडेंट। जो आपके डिकम्पोजिशन हो रहा होता है आपकी बॉडी में वो जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी डिग्रेड होने लगती है। आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनमें धीरे धीरे से डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो जनरली क्रोनिक पॉइजनिंग में आपका ये बहुत देखा जाता है, फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। उसके अलावा जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाते हैं, क्योंकि जो पॉइज़न होता है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका होता है और यहाँ पर आपके प्रोग्रेसिव इमैसिएशन देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव आपका वीकनेस देखने को मिलती है, एनीमिया भी देखने को मिलता है। और जो आपके फैटी रीजनरेटिव चेंजेस होते हैं हार्ट मसल्स में, लिवर में, किडनी में, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी पोस्टमार्टम जब होता है तो वहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है तो वहाँ पर कंजेशन देखने को मिलता है और जो आपकी माइक्रोस्कोपी रहती है तो वो भी कई बार डिस्क्लोज करने में यूज़फुल हो जाती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो स्किन में चेंजेस होते हैं तो उसको भी सिम्टोमेटोलॉजी के बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाता है। सिम्टोमेटोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी डिजीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स का स्टडी किया जाता है, जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, उसकी स्टडी होती है, तो उसको बोलते हैं सिम्टोमेटोलॉजी। तो ये चीज़ आपकी जो स्किन के चेंजेस होते हैं तो उसको भी आपका सिम्टोमेटोलॉजी में ही डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर आपका अभी हम बात कर लेते हैं इसका कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पर्पस से जो आपके हेयर्स और नेल्स होते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है एनालिसिस पर्पस से। तो इसके लिए जब आपका इसको कलेक्शन करना होता है तो उस कंडीशन में जो हेयर्स होते हैं उनको उनकी पूरी बल्ब के साथ में कलेक्ट करना चाहिए। मतलब हेयर आपका कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ पर जो इसका बल्ब वाला पोर्शन होता है, तो जब आप हेयर को क्लिपिंग करके उसको कलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपका बल्ब वाला पोर्शन भी साथ में कलेक्ट होना चाहिए। और जो आपका नेल होता है तो वो भी आपका पूरा नेल कलेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान लीजिए इस तरह का कुछ नेल है आपका तो आपने इतना आधा कलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इतना पूरा नेल है तो ये पूरा का पूरा ही आपको कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्सेनिक होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। उसके अलावा जो आर्सेनिक का डिपोजिशन होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी एंडिंग पोर्शन पर भी देखने को मिलता है।
तो इसी वजह से उसको भी एग्ज़ामिन किया जाना चाहिए, जो प्रेजेंस होती है पॉइज़न की उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसी वजह से इसमें क्या करते हैं, कुछ सेंटीमीटर्स जो होते हैं शाफ्ट के लोअर एंड ऑफ फीमर, जो आपका फीमर का जो लोअर एंड होता है उसके शाफ्ट के कुछ सेंटीमीटर्स को कलेक्ट करके उसको लैब में भेजना चाहिए इसके एग्जामिनेशन के लिए, ताकि ये पता चल सके कि आर्सेनिक का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है तो कितने टाइम से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये सारे एविडेंसेस का कलेक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस की। तो मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में क्या है, ये आपका एक्सीडेंटल फ्रॉम नेग्लिजेंट यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स कंटेनिंग आर्सेनिक और टॉयज़ विद आर्सेनिक चूइंग एंड लिकिंग ऑफ पेंट विद आर्सेनिक बाई चिल्ड्रेन। तो जो आपके चिल्ड्रेंस के लिए जो लिकिंग वाले चूइंग वाले जो आपके टॉयज़ आते हैं, तो उसमें जो पेंट यूज़ होता है कई बार उसमें आर्सेनिक होता है। उसके अलावा जब किसी भी इंडिविजुअल का किसी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो ये सारे कुछ आपके कंडीशंस रहती हैं जहाँ पर आपका आर्सेनिक अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ आपके एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के केस में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अल्कोहलिक्स जो कि बियर को कंज्यूम करते हैं जनरली, तो उसमें आर्सेनिक का भी कंटामिनेशन देखने को मिलता है। जो बियर को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस बियर के साथ में आर्सेनिक का कंटामिनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ भी आपकी हो सकती है। उसके अलावा जो इसमें सुसाइड के केसेस होते हैं तो वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही मतलब बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो होमिसाइडल के केसेस होते हैं, होमिसाइड के केसेस होते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ में जो आपका आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है तो वो ह्यूमन पॉइजनिंग तो होती ही है, साथ में यहाँ पर ये कैटल पॉइजनिंग भी होती है। कैटल पॉइजनिंग मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। बेसिकली कैटल्स जो भी आपके एनिमल्स होते हैं, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो उनको किल करने के पर्पज़ से आर्सेनिक को यूज़ करा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटल पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा आपका आर्सेनिक का क्रॉनिक पॉइजनिंग के बारे में। एक्यूट पॉइजनिंग ऑलरेडी हम कवर कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर इसके जो केमिकल टेस्ट रहते हैं तो वो बचे हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका 3rd पार्ट, तो वहाँ पर ये आर्सेनिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो भी एंड होता है। आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम, इन सारी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर नया अवेलेबल है जो आपको बहुत हेल्प देने वाला है। ब्लॉगर पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे MCQs आपकी प्रैक्टिस पर्पज़ से अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। PPT के लिए इनकी जो वीडियोस रहते हैं, तो इनकी अगर आपको PDF चाहिए रहती है तो वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। And thank you so much for joining me here.